तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है कोस थ्योरम, या फिर हम इसको बार्गेनिंग एंड कोस थ्योरम भी बोल सकते हैं। अब ये थ्योरम है क्या, ये क्या कहती है, आइए इसके बारे में समझते हैं। आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा इकोनॉमिक्स के अंदर जिसको बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज, एंड यू नो दैट एक्सटर्नलिटीज एक प्रकार की प्रॉब्लम है। जब सामने वाले पर्सन कोई एक्टिविटी करते हैं और उस एक्टिविटी से मुझे कोई नुकसान होता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्सटर्नलिटीज, या फिर मैं उसको नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी बोल सकता हूं कि मुझे प्रॉब्लम हुई, मुझे परेशानी हुई। अब उस प्रॉब्लम से बचने के लिए, एक्सटर्नलिटीज की प्रॉब्लम से बचने के लिए, उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, वहां से बाहर आने के लिए जो सॉल्यूशन हमारे सामने आया, उसी सॉल्यूशन को हम लोगों ने बोला कोस थ्योरम। तो मैं सिंपल शब्द में कहूंगा कोस थ्योरम क्या है। तो कोस थ्योरम एक मेथड है जिसके माध्यम से हम एक्सटर्नलिटीज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, जो कि एग्जांपल आगे के लेक्चर में भी चलेगा, तो वो क्या है कि मान लो एक पर्सन है, उसके पास एक फैक्ट्री है और वो पर्सन अपनी फैक्ट्री का सारा कूड़ा कचरा नदी में बहा देता है। अब नदी के पास जो लोग रहते हैं उनको प्रॉब्लम आती है, क्यों? बिकॉज अब उनको नदी का पानी गंदा मिल रहा है, मछलियाँ अब मर रही है, मछलियाँ बीमार पड़ रही है। अब वो लोग ना तो नदी का पानी पी पा रहे हैं और ना ही मछलियाँ पकड़ के मार्केट में बेच पा रहे हैं, क्यों? बिकॉज मछलियाँ मरी हुई मिल रही है, मछलियाँ सड़ी हुई मिल रही है, मछलियाँ बेकार मिल रही है। अब बताओ, नदी के पास रहने वाले लोगों को, उन फिशरमैन को, उन मछुआरों को समस्या हुई कि नहीं हुई? जी हुई। हालांकि उन फिशरमैन का उस फैक्ट्री से कोई भी लेना देना नहीं है, वो फैक्ट्री वाले को जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस फैक्ट्री की एक्टिविटी से इन फिशरमैन को प्रॉब्लम हो रही है, और इसी प्रॉब्लम को बच्चों बोला गया एक्सटर्नलिटीज। और आज हम सीखेंगे इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब एक्सटर्नलिटीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड है, और उन सभी मेथड में से एक मेथड की आज हम बात करेंगे जिसका नाम क्या है, कोस थ्योरम। तो कोस थ्योरम एक मेथड है जिसके माध्यम से हम एक्सटर्नलिटीज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब दूसरी बात सुनो, कोस थ्योरम केवल अकेला मेथड नहीं है। एक्सटर्नलिटीज को सॉल्व करने के लिए कोस थ्योरम के अलावा और भी मेथड है जिनके बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन आज हम बात करेंगे कोस थ्योरम की। लेकिन वो दूसरे कौन कौन से मेथड है, किस प्रकार हमारे लेक्चर्स आगे के आपको मिलेंगे, किस प्रकार हमारी क्लास आगे चलेगी, एक बार मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो मेरी बात को जरा समझेंगे। एक्सटर्नलिटीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेनली दो तरीके हैं। एक को बोला गया है प्राइवेट रेस्पॉन्स और एक को बोला गया है पब्लिक रिस्पॉन्स। प्राइवेट रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? तो प्राइवेट रिस्पॉन्स का मतलब यह है कि जब एक प्राइवेट सेक्टर अपने तरीके से एक्सटर्नलिटीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, जिसमें कि गवर्नमेंट का, सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं है, इस वाले केस में गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती, प्राइवेट सेक्टर अपने तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो उसको बोला गया है प्राइवेट रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नलिटीज। लेकिन अगर गवर्नमेंट अपने तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करे, एक्सटर्नलिटीज की प्रॉब्लम को अगर गवर्नमेंट अपने आप अपने तरीके से सॉल्व करे, तो उसको बोला गया है पब्लिक रिस्पॉन्स। तो मैं सिंपल शब्द में कहूंगा, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है, जबकि यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर है। अब दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर के पास भी दो तरीके हैं एक्सटर्नलिटीज को सॉल्व करने के। तरीका नंबर 1 बच्चों है कोस थ्योरम, जो कि आज की क्लास में पढ़ेंगे, और तरीके नंबर 2 का नाम है मर्जर, जो कि आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो इन दो तरीके से प्राइवेट सेक्टर एक्सटर्नलिटीज को सॉल्व करता है, और इसी प्रकार गवर्नमेंट सेक्टर के पास, सरकार के पास भी दो तरीके हैं, जिसको बोला गया पिगुवियन टैक्स एंड पिगुवियन सब्सिडी। और सरकार इन दो तरीके के माध्यम से एक्सटर्नलिटीज को सॉल्व कर सकती है। तो ब्रॉडली, बड़े पैमाने पर देखा जाए तो देयर आर 4 मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नलिटीज। कौन कौन सा? कोस थ्योरम, मर्जर, पिगुवियन टैक्स एंड पिगुवियन सब्सिडी।
और इन चारों के ऊपर आपको लेक्चर मिलेंगे, इन चारों के ऊपर आपको वीडियो मिलेगी, बिकॉज पेपर में इन सब में से कुछ भी पूछ लेता है। दूसरी बात, अब अगर पेपर में कोस थ्योरम बोले तो केवल ये लिख के जाएंगे, मर्जर बोले तो केवल ये लिख के आएंगे, लेकिन पेपर में बस ये बोला एक्सटर्नलिटीज को सॉल्व करो प्राइवेट रिस्पॉन्स के थ्रू, तो फिर अब ये भी एक्सप्लेन करेंगे और ये भी एक्सप्लेन करेंगे। और इसी प्रकार अगर ये बोले एक्सटर्नलिटीज को सॉल्व करो पब्लिक रिस्पॉन्स के थ्रू, तो फिर दोनों ही एक्सप्लेन करेंगे, ये भी और ये भी। हाँ, अगर केवल टैक्स वाला बोले तो ये लिख के आना, केवल सब्सिडी बोले तो ये लिख के आना, लेकिन ये नहीं बोला, क्या बोला, पब्लिक रिस्पॉन्स क्या है, तो दोनों के दोनों आप एक्सप्लेन करके आएंगे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमको जो है आगे पढ़ना है और इस तरीके से आप पेपर में अपना आंसर करके आएंगे। ठीक है, चलिए तो हम इन तीनों को पढ़ेंगे बाद में। आज की क्लास में कोस थ्योरम को कवर करते हैं। तो चलिए, ये कोस थ्योरम क्या है इस पे वापस एक बार आते हैं। तो जरा सब बच्चे एक बार देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। तो बोलता है जब प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एक्टिंग ऑन देयर ओन, अपने अकॉर्डिंग काम करता है, किस लिए, टू अवॉइड एक्सटर्नलिटीज, तो उसी को हमने क्या बोला, प्राइवेट रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नलिटीज बोला। और इसके अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे, बार्गेनिंग एंड कोस थ्योरम। अब देखा जाए तो इस कोस थ्योरम को एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम क्या था, रोनाल्ड कोस। तो रोनाल्ड कोस नाम के व्यक्ति ने इस कोस थ्योरम को डेवलप किया। अब जरा मेरी बात सुनो, आगे की लाइन क्या कहती है। बेटा मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है परेटो एफिशिएंसी। परेटो एफिशिएंसी क्या है, सिंपल शब्द में कहूं, एक देश, जहां एक देश जिस लेवल पर, जिस भी लेवल पर अपनी बेस्ट सिचुएशन में होता है, उसी लेवल को परेटो एफिशिएंसी कहते हैं। परेटो एफिशिएंसी का मतलब है एक देश का सबसे बेस्ट इक्विलिब्रियम पे आना। अगर मैं बोलूं एक देश परेटो एफिशिएंसी लेवल पे है, तो इसका मतलब है एक देश अपनी बेस्ट पोजीशन पे है, बेस्ट लेवल पे है, उससे अच्छा लेवल या उससे अच्छी पोजीशन एक देश को मिल नहीं सकती। परेटो एफिशिएंसी सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन इक्विलिब्रियम माना जाता है। अब यहां पर बात क्या हो रही है, अब यहां पर बात ये हो रही है कि देश में एक्सटर्नलिटीज है। देश में क्या है बच्चों, एक्सटर्नलिटीज है, जो कि एक प्रकार की प्रॉब्लम है। अब क्या उस प्रॉब्लम के तहत एक देश परेटो एफिशिएंसी पे आ सकता है, क्या उस प्रॉब्लम के तहत एक देश अपने बेस्ट इक्विलिब्रियम पे आ सकता है। तो कोस थ्योरम ने बोला जी हाँ, कोस थ्योरम ने बोला कि जब तक हम हैं, जब तक कोस थ्योरम है, तो कोस थ्योरम अगर है तब भी, कोस थ्योरम है तब भी एक देश अपने बेस्ट इक्विलिब्रियम में आ सकता है, भले ही देश में एक्सटर्नलिटीज की प्रॉब्लम हो या ना हो। कोस थ्योरम के तहत एक देश को बेस्ट इक्विलिब्रियम पे, परेटो एफिशिएंसी पे लाया जा सकता है। तो वही बात यहां पे बोली गई है कि इन इकोनॉमिक्स द कोस थ्योरम डिस्क्राइब द इकोनॉमिक एफिशिएंसी या फिर परेटो एफिशिएंसी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटीज, कि एक्सटर्नलिटीज के प्रेजेंस में भी एक देश अपने परेटो एफिशिएंसी लेवल या बेस्ट एफिशिएंसी लेवल पे आ सकता है। आगे बोलता है द मेजर कॉज फॉर एक्सटर्नलिटीज इज प्रॉपर्टी राइट। यस, प्रॉपर्टी राइट सबसे मेन कॉज है इसका, किसका, एक्सटर्नलिटीज का। अब ये प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं, तो वैसे तो प्रॉपर्टी राइट का मतलब होता है मालिकाना हक, और यहां पर भी उसी से मतलब है। मतलब कैसे, देखो जो रिवर है, वो रिवर देखा जाए तो उस पर किसी का अधिकार नहीं है, और जिसकी वजह से, किसी का भी अधिकार ना होने की वजह से लोग रिवर में अपनी मनमानी कर रहे हैं, और अपनी मनमानी करने की वजह से दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि वो फैक्ट्री है जो नदी में कूड़ा कचरा डाल रही है, तो लोग उससे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर लोग उस फैक्ट्री के मालिक को कुछ बोलने जाएंगे तो वो क्या बोलेगा कि नदी तुम्हारी थोड़ी है, नदी तुम्हारी थोड़ी है, मैं कुछ भी करूं तुम्हें उससे क्या। लेकिन अगर नदी उन मछुआरों की होती, अगर नदी उन मछुआरों की होती, अगर वो उसके मालिक होते,
उस प्रॉपर्टी पर जो अधिकार है उन फिशरमैन का होता, तो क्या फिर फैक्ट्री वाला वो नदी गंदी कर पाता? नहीं कर पाता, बिकॉज अब वो नदी उन मछुआरों की है, उन मछुआरों की नदी है, ठीक है, प्रॉपर्टी राइट मछुआरों के पास है, तो फिशरमैन जो है सॉरी, तो फैक्ट्री वाला कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन दिक्कत तो यही है कि प्रॉपर्टी राइट प्रॉपरली डिफाइन नहीं होते, कुछ कुछ चीजों पर किसी का भी मालिकाना हक नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज होती है। उस नदी पर किसी का भी मालिकाना हक नहीं है, कोई भी उसका मालिक नहीं है, जिसकी वजह से फैक्ट्री वाला अपनी मनमानी कर रहा है और मछली वाले, मछली पकड़ने वाले भी अपने अकॉर्डिंग उस नदी को यूज कर रहे हैं, और इसी की वजह से एक्सटर्नलिटीज की प्रॉब्लम आ रही है। तो कोस थ्योरम कहता है कि अगर हम प्रॉपर्टी राइट को असाइन कर दे, मतलब जिस भी चीज से प्रॉब्लम आ रही है अगर हम उसको किसी का मालिक बना दे, अगर हम उस चीज का कोई मालिक बना दे, फॉर एग्जाम्पल नदी से प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर नदी का मालिक बना दिया जाए, मान लो उस मछुआरों को नदी का मालिक बना दिया जाए, तो शायद ये प्रॉब्लम ना आए। समझ में आ रहा है? तो कोस थ्योरम का सिंपल फंडा ये है, किसी को भी मालिक बना दो और मालिक बनाने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। प्रॉपर्टी राइट को डिफाइन कर दो कि इस प्रॉपर्टी पर किसका राइट है, किसका अधिकार है, और उसके बाद एक्सटर्नलिटीज की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। हालांकि इसको आगे डायग्राम के थ्रू, न्यूमेरिकल के थ्रू एक्सप्लेन कराऊंगा, समझाऊंगा, बट फिलहाल अभी समझो ऊपर से पहले समझ में ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या बोलता है, एज सून एज प्रॉपर्टी राइट्स आर एस्टैब्लिश्ड इंडिविजुअल्स में रिस्पॉन्ड बाय बार्गेनिंग ईच अदर। दिस इज वेल एक्सप्लेन बाय द कोस थ्योरम। वही बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके अगर हम प्रॉपर्टी राइट्स को एस्टैब्लिश कर दे, किसी को हम मालिक बना दे, तो उस केस में लोग बार्गेनिंग करेंगे और बार्गेनिंग करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि अगर मछुआरों को, अगर उन फिशरमैन को नदी का मालिक बना दे, तो फैक्ट्री वाला अब फिशरमैन के पास आएगा और उनसे आके बोलेगा कि मेरे को आपकी नदी में थोड़ा कचरा बहाना है, थोड़ी नदी आपकी यूज करनी है, क्या आप मेरे को परमिशन दोगे? तो उस केस में जो फिशरमैन है और जो फैक्ट्री वाला है आपस में बार्गेनिंग करेंगे और क्या पता बार्गेनिंग करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए। जैसे कि क्या पता फिशरमैन बोले कि ठीक है आप नदी गंदी कर सकते हो, लेकिन नदी गंदी करने के लिए हमको इतना कंपनसेशन, इतना पैसा पे करना पड़ेगा ताकि फिर हम लोग भी अपना जीवन जी सके, क्योंकि अब मछुआरे नदी के मालिक है, तो अब वो नदी को यूज करने से, नदी को बर्बाद करने से रोक सकते हैं या फिर उसके बदले पैसा मांग सकते हैं, क्योंकि अब नदी के मालिक वो है। तो इस प्रकार से बार्गेनिंग करके इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अगर बात करें इन द वर्ड्स ऑफ रोनाल्ड कोस, तो उन्होंने कहा वंस प्रॉपर्टी राइट्स आर एस्टैब्लिश, कि एक बार प्रॉपर्टी राइट स्थापित अगर हो जाए तो फिर बिना किसी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के थ्रू भी हम एक्सटर्नलिटीज से डील कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और किस प्रकार करते हैं, तो यहाँ पे वही वाली बात लिखी है कि प्रॉब्लम को कुछ इस प्रकार सॉल्व करते हैं कि मान लो जो फिशरमैन है, जो क्या है फिशरमैन है, मान लो उनको मालिक बना दिया, तो फैक्ट्री वाला फिशरमैन को पैसा देगा, कंपनसेशन देगा नदी यूज करने के लिए। और अगर मान लो नदी का मालिक उन फैक्ट्री वाले को बना दिया, तो फिर फिशरमैन जो है फैक्ट्री वालों को कुछ पैसा देंगे ताकि फैक्ट्री वाले नदी गंदी ना करे। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी एक पार्टी को मालिक बनाया जाएगा और दूसरी पार्टी क्या करेगी, कंपनसेशन पे करेगी ताकि वो भी ठीक से काम कर सके, ताकि वो भी जो है उस नदी का प्रॉपर यूज कर सके। वो किस प्रकार होगा अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि कोस थ्योरम अप्लाई उस स्थिति में होती है जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ वन पार्टी इम्पोज अ कॉस्ट या फिर डैमेज टू द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पार्टी। यस, वही बात बोली कि कोस थ्योरम
को हम यूज तब करते हैं जब एक पार्टी की एक्टिविटी से दूसरी पार्टी को नुकसान हो, तब इस कोस थ्योरम को अप्लाई किया जाता है। आगे बोलता है बेस्ड ऑन द बार्गेनिंग दैट अकर्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ कोस थ्योरम। तो बोलता है अगर हम बार्गेनिंग की बात करें तो बार्गेनिंग कैसे होती है, तो बार्गेनिंग कुछ ऐसे होती है, फंड्स में आइदर बी ऑफर्ड टू कंपनसेट वन पार्टी फॉर द अदर्स एक्टिविटी। हो सकता है फंड में आइदर बी ऑफर्ड टू वन पार्टी, ऑफर टू कंपनसेट वन पार्टी फॉर अदर्स एक्टिविटी। हो सकता है कि सामने वाला पर्सन कोई एक्टिविटी कर रहा है और मैं चाहता हूं कि वो बंदा वो एक्टिविटी ना करे, उससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे उसे कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी एक्टिविटी बंद कर ले। एग्जाम्पल के तौर पे कल मेरा पेपर है और मेरा पड़ोसी गाने बजा रहा है, अब उसको मैं जाग के रोक नहीं सकता, भाई उसकी मर्जी है। तो इसके लिए एक उपाय है, एक उपाय ये है मैं अपने पड़ोसी के पास जाऊं और मैं बोलूं कि भाई कल मेरा पेपर है, अपने गाने बंद कर ले, भले ही तुम मुझसे कुछ पैसे ले ले, तो क्या होगा, मैं उसे कुछ कंपनसेशन पे करूंगा। मान लो उसको मैंने 500 रुपये दिए, उसने 500 रुपये एक्सेप्ट किए और आज गाने बजाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मैं ठीक से पढ़ पाया और कल का पेपर दे पाया। तरीका नंबर 1। ऐसे भी हो सकता है सामने वाले पार्टी मुझे बोले कि भाई गाना आज बंद नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे घर में फंक्शन है, ठीक है, गाना आज बंद नहीं हो पाएगा बिकॉज मेरे घर में फंक्शन है, तू एक काम कर, मैं तुझे कंपनसेशन दे रहा हूं, मैं तुझे कंपनसेशन दे रहा हूं कि भाई पढ़ाई कहीं और जाकर कर ले, तू भले ही मुझसे पैसे ले जा, पढ़ाई कहीं और जाकर कर ले, लेकिन गाना बंद नहीं होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला पर्सन अपनी एक्टिविटी कम नहीं करेगा, तो फिर वो कंपनसेशन पे करेगा कि मेरी वजह से तुम्हें नुकसान हो रहा है, उसका भरपाई लो, कंपनसेशन लो, लेकिन मैं अपनी एक्टिविटी ऐसे बंद कर नहीं सकता। तो ये लिखा है कि पे द पार्टी हुज एक्टिविटी इन्फ्लिक्ट्स द डैमेज टू फॉरगो दैट एक्टिविटी। तो यहाँ पे दो बातें आ गई कि या तो बोलूं अपनी एक्टिविटी छोड़ दे, मुझसे पैसे ले ले, या फिर सामने वाला बंदा बोलेगा मैं एक्टिविटी नहीं छोड़ूंगा, आप मुझसे पैसे ले लो। और ये कैसे होगा, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। अब बढ़ते हैं इसके आगे। अब इस थ्योरम में कुछ बातें पहले एज्यूम करनी पड़ेगी, जैसे कि प्रॉपर्टी राइट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, साफ साफ पता होना चाहिए किसको मालिक बनाया, किसको मालिक नहीं बनाया। प्रॉपर्टी राइट मस्ट बी डिफाइंड क्लियरली। दूसरा, देयर मस्ट बी लिटिल टू नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जब दो लोग आपस में बार्गेन कर रहे हैं तो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि बार्गेन करते समय उन्हें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ रहा, उनकी कोई एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आ रही। तीसरी एजम्पशन, पॉल्यूशन इंपैक्ट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। थर्ड एजम्पशन ये है कि जो भी नुकसान हो रहा है, मान लो पॉल्यूशन ही हो रहा है, ठीक है, कि फैक्ट्री से निकल रहा है कूड़ा कचरा, उससे क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन। तो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि जो भी नुकसान हो रहा है उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है कि कितने रुपए का नुकसान हुआ। वैसे मैं आपको बताऊं, कोस थ्योरम को हम अक्सर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अगर आप एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के अंदर ही कोस थ्योरम को मेनली पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बोलता है नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, और हम एक बात ये भी मान रहे हैं कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं है। और अब इस चीज को हम एक डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। और डायग्राम पे आने से पहले वही वाली बात, यहाँ पे मैंने अपना एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल मैंने ये लिया कि एक फैक्ट्री वाला बंदा है जिसका नाम बच्चों रखा हमने ब्रैट, ठीक है, कि एक ब्रैट है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसकी फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री वाला बंदा ब्रैट। दूसरा, जो नदी के आसपास लोग रहते हैं, तो वहां मान लो मैंने एक का नाम लिया कि नदी के आसपास कौन रहती है, एक फिशरमैन जिसका नाम क्या है, लीजा। अब ब्रैट क्या करता है, ब्रैट डिस्चार्ज वेस्ट इनटू द रिवर। ब्रैट सारा कूड़ा कचरा नदी में बहाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, मछलियां मर जाती है, पानी गंदा होता है।
और इससे लीजा पर, जो कि फिशरमैन है, उस पर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज उसको प्रॉपर मछलियां नहीं मिल रही और तो और उसको प्रॉपर पानी भी नहीं मिल रहा। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोस थ्योरम पढ़ रहे हैं। बात करें डायग्राम की, तो अब हम अपने डायग्राम पे आते हैं और फिर डायग्राम को भी पढ़ते हैं। तो चलिए आते हैं बच्चों अपन लोग अपने डायग्राम पे। डायग्राम कैसे बनेगा एक बार उसको देखते हैं। अच्छा, एक एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप इकोनॉमिक्स में थोड़े कमज़ोर है, क्योंकि डायग्राम जो मैं बनाने वाला हूँ, इस डायग्राम को थोड़ा बहुत मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एक्सटर्नलिटीज़ के डायग्राम बनते कैसे हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स में थोड़े कमज़ोर हैं तो मैं कहना चाहूँगा इस डायग्राम को पढ़ने से पहले आप पिछले वाले मेरे लेक्चर को देखें, ठीक है, जस्ट इससे पहले वाली मेरी वीडियो को देखें, और अगर नहीं मिल रही तो उस वीडियो का नाम है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नलिटीज, मतलब एक्सटर्नलिटीज का ग्राफ कैसे बनता है। उस वीडियो को आप देखें तब यहाँ का डायग्राम समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स में थोड़े ठीक ठाक है, अच्छा लेवल है, आप समझ जाते हैं जल्दी से इकोनॉमिक्स को, तो फिर आपको वो लेक्चर देखने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे डायग्राम को समझ सकते हैं। ठीक है, अब जरा समझने का प्रयास करना डायग्राम बनता कैसे है, बट फिर भी मैं एडवाइस दूंगा एक बार उस लेक्चर को देख के आ जाओ ताकि आप समझ जाओ डायग्राम बनता कैसे कोस थ्योरम के अंदर। अब जरा डायग्राम को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, ये बना मेरा क्या, ये बना मेरा मार्जिनल बेनिफिट, या फिर मैं उसको अपना डिमांड कर्व भी बोल सकता हूं, MB मार्जिनल बेनिफिट, या फिर बोलूंगा उसको मैं डिमांड कर्व। उसके बाद बच्चों ये बना क्या, MD मार्जिनल डैमेज। MD या फिर मार्जिनल डैमेज का मतलब है जो भी मेरे को नुकसान हुआ एक्सटर्नलिटीज की वजह से, MD शो करता है लॉस ड्यू टू एक्सटर्नलिटीज या फिर डैमेज ड्यू टू एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, ये आपका MD आ गया, इसको बोलते हैं मार्जिनल डैमेज। ओके, जो फैक्ट्री वाला गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है उसकी भी कॉस्ट आ रही है, और उसकी कॉस्ट को बच्चों हम लोगों ने बोला मान लो PMC, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। उसकी एक काम थोड़ा उसको बढ़ा दो नीचे, उसकी कॉस्ट को हमने क्या बोला, PMC। जो आपका ब्रैट है, जिसकी इंडस्ट्री है, जिसकी फैक्ट्री है, वस्तु बनाएगा, वस्तु बनाने में जो खर्चा आएगा उसको बोलते हैं PMC, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। ये आप आ गया PMC, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। अब समाज को, सोसाइटी को जो प्रॉब्लम हुई उस इंडस्ट्री वाले के वस्तु बनाने से, समाज को जो प्रॉब्लम हुई, जो भी एयर पॉल्यूशन हुआ, सॉरी हाँ, जो भी वाटर पॉल्यूशन हुआ, जो मछलियाँ मरी, गंदा पानी हुआ, उसकी वजह से समाज को जो प्रॉब्लम हुई उसको बच्चों बोलते हैं SMC, सोशल मार्जिनल कॉस्ट, और उसका बच्चों डायग्राम बनता है ऐसे। ये हमारा क्या आ गया जी, हमारा आ गया SMC, सोशल मार्जिनल कॉस्ट। इसके अलावा अब मैं यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स प्लॉट करूँगा बच्चों। ये बन गया मेरा इक्विलिब्रियम, एक आ गया ये और एक आ गया ये। इसको मैंने इक्विलिब्रियम क्यों बोला, इसको मैंने इक्विलिब्रियम इसलिए बोला क्योंकि इक्विलिब्रियम वहाँ पर आता है जहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। और अभी आपको मैंने बोला मार्जिनल बेनिफिट को हम लोग बोलते हैं डिमांड कर्व, और याद रखना मार्जिनल कॉस्ट को, मार्जिनल कॉस्ट को MC माने क्या, मार्जिनल कॉस्ट। MC का बच्चों मतलब मार्जिनल कॉस्ट है, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। MC माने क्या, मार्जिनल कॉस्ट। और बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई कर्व। क्या बोलते हैं इसको, सप्लाई कर्व। तो ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का, सोसाइटी का, और ये डिमांड कर्व है। एक यहाँ पे किया इंटरसेक्ट, एक इक्विलिब्रियम ये हो गया, और एक किया यहाँ पे इंटरसेक्ट, एक इक्विलिब्रियम ये हो गया। ठीक है, सॉरी, और इसको मैंने मान लो नीचे जो है मिला दिया, ये इसको मैंने बोला मान लो OQ, और इसको स्ट्रेट थोड़ा नहीं आया, सॉरी, इसको मान लो मैंने बोला OQ1। अब जरा मेरी बात को समझने का प्रयास करो। मान लो मैंने पॉइंट्स के नाम दिए, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट ये भी आ गया।
ठीक है, नाम दिए, मान लो इस वाले को नाम दिया मैंने ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी, इसको नाम दिया डी, इसको नाम दिया ई, इसको नाम दिया एफ, और इस वाले को नाम दिया मान लो मैंने जी, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, अब जरा मेरी बात को सुनने का प्रयास करना। बच्चों सुनो, जो प्रोडक्शन कौन कर रहा है, जो डिमांड कर्व है, ये किसका डिमांड, ये प्रोडक्शन कौन कर रहा है, ये कर रहा है ब्रैट। ब्रैट कौन है, इंडस्ट्रियलिस्ट जिसकी फैक्ट्री है, ये उसकी कॉस्ट है। पीएमसी की कॉस्ट किसकी है, ये पीएमसी कॉस्ट किसकी है, ब्रैट की, कि ब्रैट जो प्रोडक्शन कर रहा है उसकी कॉस्ट है। ये लास्ट लेक्चर में आपको मैंने पढ़ा रखा है भाई, लास्ट लेक्चर पढ़ा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जो लीजा है, जो फिशरमैन है, उसको नुकसान हो रहा है, तो ये हमने बोला ये क्या है, एमडी क्या है, लीजा का डैमेज। लीजा को इतना नुकसान हो रहा है, ये एमडी क्या है, लीजा का डैमेज। अब लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था, क्या बताया था जी, मैंने आपको ये बताया था कि एसएमसी क्या होता है, सोशल मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट प्लस मार्जिनल डैमेज। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझको मिल जाएगा एसएमसी, तो ये क्या होता है, पीएमसी प्लस मार्जिनल डैमेज। अब बताओ अगर मैं एसएमसी और पीएमसी का अंतर निकालूं, तो अगर मैं एसएमसी में से माइनस कर दूं पीएमसी, मुझे क्या मिल जाएगा जी, मुझे मिल जाएगा मार्जिनल डैमेज। तो मतलब मेरे कहने का ये है, एसएमसी और पीएमसी का डिफरेंस क्या है, मार्जिनल डैमेज। एंड सिमिलरली ये है एसएमसी और ये है पीएमसी, और इन दोनों के जो बीच का गैप है, उस गैप को मैं क्या बोलूँगा, उस गैप को बोलूँगा मार्जिनल डैमेज। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि जो गैप आ रहा है इसके और इसके बीच, ये क्या है, मार्जिनल डैमेज। ये पूरा एरिया, ये क्या है, मार्जिनल डैमेज। और ये वाला एरिया बच्चों क्या है, ये भी क्या है, मार्जिनल डैमेज। इट मीन्स ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों एक दूसरे के बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब समझना बात को बहुत ध्यान से, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, इसको मैं मिटो रहा हूं और जरा समझो। मैं आपसे पहला केस क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। और बच्चों पहला केस ये है, इंडस्ट्रियलिस्ट ब्रैट या बार्ट बोल लो, हैज प्रॉपर्टी राइट टू द रिवर। पहला केस ये है बेटा, मान लो जो फैक्ट्री का मालिक था ब्रैट, उसको नदी का मालिक बना दिया कि नदी आज से तुम्हारी। तो पहला केस क्या है, प्रॉपर्टी राइट किसके पास है, रिवर के, ब्रैट के पास। तो ब्रैट के पास क्या है, पहला केस ब्रैट के पास है प्रॉपर्टी राइट। ब्रैट क्या बन गया जी, ब्रैट बन गया नदी का मालिक। अब जब ब्रैट बन गया नदी का मालिक, तो अब किस प्रकार कंपनसेशन होगा, तो मेरी बात सुनो। ब्रैट चाहेगा प्रोडक्शन उसका OQ तक हो, क्योंकि पीएमसी बात किसकी हो रही है, देखो पीएमसी बात हो रही है ब्रैट की और एसएमसी बात हो रही है लीजा की। ब्रैट चाहेगा उसका इक्विलिब्रियम कौन सा हो, जी वाला, लेकिन लीजा चाहती है कि डी पर प्रोडक्शन हो। अगर जी पर प्रोडक्शन होगा, सुनना, जी पर प्रोडक्शन होगा तो नीचे आओ, प्रोडक्शन होगा OQ तक, इट मींस प्रोडक्शन होगा ज्यादा। और जब प्रोडक्शन होगा ज्यादा तो ऑब्वियस ही बात है लीजा को नुकसान भी होगा ज्यादा। अगर प्रोडक्शन होगा ज्यादा तो नदी में कूड़ा कचरा आएगा ज्यादा, नदी में केमिकल आएंगे ज्यादा। लीजा चाहती है कि प्रोडक्शन कहां तक हो, डी तक हो। डी इक्विलिब्रियम है किसका, लीजा का, या फिर पूरे समाज का, सभी फिशरमैन का, जिसमें मैंने बात कर रहा हूं लीजा की। तो लीजा या सभी फिशरमैन क्या चाहते हैं, प्रोडक्शन डी पर हो। और डी पर नीचे आएंगे और देखेंगे तो दिख रहा है कि वो लोग चाहते हैं प्रोडक्शन केवल इतना हो, OQ1 तक हो। प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा तो कूड़ा कचरा कम आएगा और काम चल जाएगा। लेकिन ब्रैट चाहता है प्रोडक्शन OQ तक हो, ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो, वो सामान बेचे ज्यादा और पैसा आए ज्यादा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ब्रैट चाहता है प्रोडक्शन OQ तक हो और लीजा चाहती है प्रोडक्शन OQ1 तक हो। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात,
नदी का मालिक कौन? नदी का मालिक है ब्रैट, और ब्रैट नदी का मालिक है, तो ब्रैट तो नदी गंदी कर सकता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं, नदी का मालिक बन गया ब्रैट। अब लीजा क्या करेगी? लीजा ब्रैट के पास जाएगी और ब्रैट के पास जाकर बोलेगी क्या? वो बोलेगी कि नदी देखो आपकी है, कि नदी आपकी है, आप नदी के मालिक हो, आपको जो करना है करो। लेकिन लीजा बोलती है लेकिन प्लीज समझो, इस नदी से हम भी जीवन जीते हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि नदी को थोड़ा गंदा कम किया करो ताकि हम भी जीवन जी सके। तो ब्रैट क्या बोलेगा? ब्रैट बोलेगा भाई मेरे को तुमसे क्या मतलब, नदी मेरी है, मैं कुछ भी करूं, मेरे को तुमसे क्या मतलब। तो लीजा बोलेगी कि आप नदी थोड़ी कम गंदी करो, उसकी वजह से कि आप प्रोडक्शन थोड़ा कम करो, नदी थोड़ी कम गंदी करो, प्रोडक्शन थोड़ा कम करो, और प्रोडक्शन थोड़ा कम करने की वजह से आपको जो भी नुकसान होगा वो नुकसान की भरपाई हम कर देंगे। लेकिन प्लीज आपको जो भी खर्चा आएगा, नुकसान जो भी होगा, उस नुकसान की भरपाई हम कर देंगे, लेकिन प्लीज नदी थोड़ी कम गंदी करो। तो ऐसे केस में लीजा को ब्रैट को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा ताकि ब्रैट नदी कम गंदी करे। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था लीजा ब्रैट को कैसे और कितना कंपनसेशन पे करेगी। अब मेरी बात बताओ, अगर ब्रैट OQ पर प्रोडक्शन करता, अगर ब्रैट OQ पर प्रोडक्शन करता तो ब्रैट को कितना प्रॉफिट होता? लास्ट लेक्चर में हमको बताया था, मैंने आपको बताया था कि ब्रैट को ये यहां से लेके ये इतना प्रॉफिट होता, इतना प्रॉफिट होता। लास्ट लेक्चर देख के आए हो तो वेल एंड गुड। यहां से लेके ये मैंने इनका नाम भी रखा था, ठीक है, इसको मैंने कहा था R, इसको मैंने कहा था S, कि RGS। देखो ना प्रॉफिट निकलता कैसे है? मार्जिनल बेनिफिट, मतलब जो बेनिफिट मिला, जो पैसा आया वो, और मार्जिनल कॉस्ट, उसमें से कॉस्ट माइनस कर दो। तो ये आपका पैसा आया, ये आपकी कॉस्ट गई। मान लो 100 रुपए आए, 70 रुपए की आपकी कॉस्ट आई, तो ये बीच का एरिया आ गया, ये क्या हो गया जी? ये हो गया आपका प्रॉफिट। लेकिन अब क्या होगा? अब ब्रैट को बोला गया है कि आप OQ1 तक प्रोडक्शन करो, और OQ1 तक प्रोडक्शन करेगा तो ब्रैट को केवल यहां से लेके ये और यही तो बेनिफिट होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इतने का ब्रैट को नुकसान होगा, इतने का ब्रैट को नुकसान होगा। ब्रैट प्रोडक्शन यहां तक करता, लेकिन अब यहां तक करेगा, तो यहां से यहां तक प्रोडक्शन करेगा, तो इतने एरिया का ब्रैट को नुकसान होगा। तो ब्रैट क्या बोलेगा? ब्रैट बोलेगा मैं प्रोडक्शन अपना कम कर दूंगा, लेकिन जितना मेरे को ये लॉस हो रहा है आप मेरी इसकी भरपाई कर दो। लीजा बोलेगी ठीक है भरपाई कर दूंगी, लेकिन एक बार चेक करते हैं ब्रैट के प्रोडक्शन कम करने से लीजा को कितना बेनिफिट हुआ। तो अगर प्रोडक्शन OQ तक होता तो ये इतना, यहां से लेके ये लास्ट लेक्चर देख लो, बेनिफिट में रहोगे बेटा। लास्ट लेक्चर देखोगे ना, ये हर एक चीज मैंने काफी अच्छे से शेड करके बताई थी। अब नहीं बताऊंगा बिकॉज ऑलरेडी मैंने बता रखा है भाई, अब नहीं बताऊंगा ना उस चीज को इतना सारा मैं। अब मेरी बात सुनो, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं कि समझ में आ जाए। लीजा प्रोडक्शन अगर OQ तक करती तो लीजा को यहां से लेके ये OQ तक करती तो इतना, ये लीजा को इतना O से QF OQF इतना लॉस होता। अब लीजा बोल रही है कि प्रोडक्शन यहां तक होगा, तो अब अगर प्रोडक्शन केवल OQ1 तक होगा तो लीजा को लॉस कितना होगा? ये इतना उसका डैमेज होगा, इतना उसका पहले उसका डैमेज, मार्जिनल डैमेज, पहले उसका डैमेज इतना सारा था और अब उसका डैमेज केवल इतना होगा। तो देखा जाए तो लीजा को इतने का फायदा हो रहा है, लीजा को इतने का बच्चों क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। तो अगर प्रोडक्शन OQ से घटाकर OQ1 पे लेके आएंगे तो ब्रैट को इतना नुकसान होगा, लीजा को इतना बेनिफिट होगा, और ब्रैट क्या बोलेगा? जितना मेरे को नुकसान हो रहा है आप मेरे को उतना पे कर दो, आप मेरे को उतना पे कर दो, तो जाके मैं प्रोडक्शन अपना OQ1 पे कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्रैट क्या बोलेगा? ब्रैट बोलेगा मेरे को CGD के बराबर कंपनसेशन दे दो। और तो ब्रैट मिनिमम क्या बोलेगा? ब्रैट बोलेगा मेरे को कम से कम CGD भाई चाहिए, क्योंकि ब्रैट अपना प्रोडक्शन कम करेगा तो उसको CGD एग्जाम्पल के तौर पे लिखा बेटा, मान लो मैंने 5 रुपए, तो ब्रैट बोलता है प्रोडक्शन कम करने पर मेरे को 5 रुपए का लॉस हो रहा है,
लेकिन प्रोडक्शन के कम होने पर लीजा को फायदा हो रहा है। जितना नुकसान लीजा को पहले हो रहा था, अब उसको नुकसान कम हो रहा है। अब उसको नुकसान कम हो रहा है, लीजा को बेनिफिट, भाई नुकसान कम हो रहा है, इट मींस क्या, अब थोड़ा उसको बेनिफिट मिल रहा है। तो लीजा को मान लो क्या 10 का मिल रहा है बेनिफिट, तो ब्रैड क्या बोलेगा, मुझे कम से कम CGD 5 रुपए चाहिए। तो ब्रैड को मिनिमम कंपनसेशन 5 रुपए चाहिए, जबकि लीजा मैक्सिमम ब्रैड को देखा जाए तो लीजा को 10 रुपए का फायदा हुआ है प्रोडक्शन कम करते ही। तो लीजा ब्रैड को 10 रुपए तक का कंपनसेशन या फिर ABFE तक का कंपनसेशन दे सकती है। तो ब्रैड को एक्चुअल में कितना पैसा मिलेगा, तो अगर मैं यहां निकालूं एक्चुअल कंपनसेशन, एक्चुअल कॉम्पनसेशन, तो ब्रैड क्या बोलता है, ब्रैड बोलता है कि मुझे कम से कम 5 रुपए चाहिए। 5 मतलब क्या, CGD। तो ब्रैड बोलता है मुझे कम से कम एरिया CGD तक का तो कंपनसेशन चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा दो, या तो CGD के बराबर दो या फिर CGD से ज्यादा दो, मतलब या कि कम से कम 5 रुपए तो दो। लेकिन अगर आप चाहो, ब्रैड बोलता है अगर आप चाहो तो आप मेरे को 5 रुपए से ज्यादा भी पे कर सकते हो। मेरे लिए और अच्छी बात है कि मेरा लॉस 5 रुपए का हो रहा है, लेकिन आप चाहो तो 5 से ज्यादा भी पे कर सकते हो। तो ब्रैड क्या बोलेगा, ब्रैड बोलेगा कि मेरे को 5 रुपए या उससे ज्यादा पे करो। जबकि बात की जाए लीजा की, तो लीजा मैक्स टू मैक्स ब्रैड को 10 रुपए ही दे सकती है, बिकॉज उसको 10 का बेनिफिट हुआ। तो लीजा ABFE, लीजा एरिया ABFE के बराबर कंपनसेशन देगी या फिर उससे कम कंपनसेशन देगी। लीजा ABFE के बराबर कंपनसेशन देगी या उससे कम, इट मींस लीजा या तो 10 रुपए पूरे दे देगी या 10 से कम पे करेगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा मेरी बात सुनो, अब जरा मेरी बात सुनो ध्यान से। ब्रैड बोलेगा, अब तक मैंने क्या बोला, ब्रैड क्या बोलता है, मेरे को 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, मेरे को 5 रुपए दे दो और मैं प्रोडक्शन कम कर लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्रैड बोलेगा मेरे को 5 रुपए से ज्यादा ही चाहिए। ब्रैड बोलेगा कि इससे मुझे बेनिफिट क्या हुआ, मैं प्रोडक्शन करता तब भी 5 का फायदा था, प्रोडक्शन नहीं कर रहा आप मेरे को 5 रुपए दे रहे हो, तो इससे मेरे को तो कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हुआ ना। मैं प्रोडक्शन कम कर दूंगा, लेकिन अगर आप मेरे को एक्स्ट्रा बेनिफिट दो, प्रोडक्शन कम करने पे नुकसान मेरे को 5 का हो रहा है, मैं 5 रुपए का नुकसान झेलने को तैयार हूं। लेकिन अगर आप मेरे को 6 रुपए दो, 7 रुपए दो, तभी मैं अपना 5 रुपए का नुकसान झेलने को तैयार होऊंगा। तो ब्रैड बोलेगा मेरे को कंपनसेशन CGD 5 रुपए से ज्यादा चाहिए, 5 रुपए में नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन करूंगा तब भी 5 का फायदा है, नहीं करूंगा तब भी 5 का फायदा। तो मैं अपना प्रोडक्शन क्यों बंद करूं, एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा तो ही बंद करूंगा। तो ब्रैड क्या करेगा, ब्रैड बोलेगा कि भैया 5 रुपए से मेरे को जो है ज्यादा ही चाहिए। बात करें लीजा की, तो लीजा भी देखा जाए तो पूरे 10 रुपए पे नहीं करेगी, 10 रुपए से कम, क्योंकि लीजा बोलेगी जब प्रोडक्शन ये कर रहा था OQ तक, तब भी 10 रुपए का लॉस था, प्रोडक्शन नहीं कर रहा तब भी मेरे को 10 रुपए पूरे ही पे करने पड़ रहे हैं, 10 का तब भी लॉस है। तो लीजा बोलेगी मुझे क्या फायदा हुआ, जब प्रोडक्शन कर रहा था यहां तक तब भी 10 का लॉस था, प्रोडक्शन नहीं कर रहा 10 का बेनिफिट हो रहा है, लेकिन 10 के 10 मैं उसको पे कर दूंगी तब भी बात तो वही पड़ रही है। लीजा क्या बोलेगी, लीजा बोलेगी नहीं कि मैं 10 रुपए पूरे नहीं दूंगी, मैं 10 से कम ही पे करूंगी, कुछ तो बेनिफिट मेरे को मिलना चाहिए। अगर 10 के 10 जो मेरे को बेनिफिट मिला प्रोडक्शन कम करवा के, वो मैं सारा ही उसको पे कर दूंगी, तो भैया मुझे बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो याद रखना एक्चुअल कंपनसेशन ये होगा कि ब्रैड बोलेगा मेरे को 5 रुपए से ज्यादा दो, CGD से ज्यादा दो, जबकि लीजा बोलेगी मैं 10 रुपए से कम ही दूंगी, ABFE से कम ही दूंगी। ठीक है, तो ऐसे केस में ब्रैड मान जाएगा, बिकॉज ब्रैड को एक्चुअल में क्या मिल जाएंगे, या तो 6 मिल जाएंगे या 7 मिल जाएंगे या 8 या 9। तो ब्रैड को एक्चुअल में ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा, ब्रैड मान जाएगा और प्रोडक्शन हमारा OQ1 पे, ब्रैड अपना प्रोडक्शन कम कर लेगा और Q1 पे
ब्रेड जो है आ जाएगा। समझ में आ गया? तो यहां पे क्या है, तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा, मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि यहां पे क्या है, यहां पे बार्गेनिंग पॉसिबल है। यहां पे जो बच्चों क्या है, बार्गेनिंग, यहां पे बार्गेनिंग पॉसिबल है। यहां पर ब्रेड मान जाएगा और प्रोडक्शन जो है OQ1 पर शिफ्ट हो जाएगा। बताओ पहला क्लियर है? तो पहला केस था जहां पर ब्रेड को प्रॉपर्टी राइट दिए गए। अगर समझ में आ गया, जल्दी से वीडियो पॉज करके डायग्राम बना लो और इसको नोट कर लो। चलिए हो गया। अब एक बार पहले इसको पढ़ते हैं, फिर बात करते हैं आगे की। तो यहां पे क्या लिखा है, इंडस्ट्रियलिस्ट ब्रेड हैज प्रॉपर्टी राइट टू द रिवर, नदी के अधिकार ब्रेड के पास है। तो यहां पे लिखा है हियर ब्रेड विल नॉट प्रोड्यूस एट OQ1, ब्रेड OQ1 पे प्रोडक्शन नहीं करेगा जब तक कि उसे कंपनसेशन नहीं मिल जाता विच इज मोर देन हिज नेट गेन CGD फ्रॉम प्रोड्यूसिंग दैट यूनिट। यस, ब्रेड बोल रहा है जब तक मेरे को CGD से ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा ना, 5 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा, तब तक मैं प्रोडक्शन OQ1 पर नहीं करूंगा। OQ1 पे करने के लिए CGD से ज्यादा ही मुझे कंपनसेशन आपको पे करना पड़ेगा, 5 रुपए से ज्यादा ही पे करना पड़ेगा। आगे बोलता है लीजा विल बी विलिंग टू मेक पेमेंट एज लॉन्ग एज इट इज लेस देन द मार्जिनल डैमेज सफर्ड ABFE। सेम कहा लीजा ने बोला मैं पेमेंट कर दूंगी, लेकिन मेरी पेमेंट जो नुकसान हुआ 10 का उससे कम होनी चाहिए। लेकिन जो पेमेंट है मैं ABFE से 10 रुपए से कम ही करूंगी। क्या फायदा होगा मेरे को कि अगर मैं 10 रुपए का फायदा कमाऊं और वो सारा पैसा ब्रेड को दे दूं, तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? तो लीजा क्या बोलती है, जो मैं पेमेंट करूंगी वो ABFE से कम करूंगी। तो एक्चुअल में कंपनसेशन जो होगा वो ये होगा CGD से ज्यादा लेकिन ABFE से कम। इट मींस क्या, यहां पे बार्गेनिंग का स्कोप है, यहां पर ब्रेड भी मान जाएगा, लीजा भी मान जाएगी, और यहां पे क्या होगा, लीजा ब्रेड को पेमेंट कर देगी और ब्रेड भी अपने आउटपुट का लेवल घटा के OQ1 तक लेके आ जाएगा। और OQ1 कैसा लेवल है? OQ1 वो लेवल है जो लीजा चाहती है या फिर जो सम्मा चाहता है। तो लेवल घट के OQ1 पर सोशली एफिशिएंट लेवल, सोशली एफिशिएंट आउटपुट पर हम पहुंच जाएंगे। तो पहले केस में हम लोग जो है OQ1 पर पहुंच गए, एक्सटर्नलिटीज को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये वो केस था जहां पर क्या थे, ब्रेड के पास प्रॉपर्टी राइट थे। लेकिन अब मैं इसको मिटो रहा हूं, डायग्राम को नहीं, इस चीज को, और अब मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि प्रॉपर्टी राइट अब ब्रेड के पास नहीं है, अब नदी का मालिक ब्रेड नहीं है। अब मैं मानूंगा प्रॉपर्टी राइट लीजा के पास है, अब नदी की मालकिन कौन है? लीजा। क्या उस केस में भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? तो मैं इसको मिटो रहा हूं और यहां पे लिखेंगे कि प्रॉपर्टी राइट अब किसके पास है जी? प्रॉपर्टी राइट है लीजा के पास। यहां पे लिखा लीजा, और यह है आपका बच्चों पॉइंट नंबर 2 कि प्रॉपर्टी राइट किसके पास है? लीजा के पास है। अब जरा समझेंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, अब इसका मतलब पता क्या है? अब इसका मतलब यह है ब्रेड को लीजा से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैडम क्या मैं नदी थोड़ी गंदी कर लूं? एक्चुअली मेरे को प्रोडक्शन करना है, जिसके लिए नदी थोड़ी गंदी करनी पड़ेगी, तो मैं आपसे परमिशन मांगना चाहता हूं, क्या मैं नदी गंदी कर लूं? तो लीजा क्या बोलेगी? लीजा बोलेगी कि तुम्हारे नदी गंदी करने से जितना मेरे को नुकसान होगा तुम उतनी भरपाई कर देना, और अगर तुम उतनी भरपाई कर दोगे तो तुम नदी गंदी कर लेना। लीजा क्या बोलेगी? अल्टीमेटली लीजा बोल रही है कि भाई नदी गंदी करनी है तो मुझे कंपनसेशन दो, अगर नदी गंदी करनी है तो मुझे कंपनसेशन दो। और लीजा क्या बोलेगी? मेरे को एटलीस्ट उतना तो कंपनसेशन दो जितना नुकसान मेरा हो रहा है, कि तुम नदी गंदी करोगे तो मछली मरेगी, पानी गंदा होगा, नुकसान तो मेरा होगा, तो उस नुकसान की मेरी भरपाई कर दो, और अगर भरपाई कर दोगे तो तुम नदी गंदी कर लो।
अब वो भरपाई कैसे होगी, किस प्रकार कंपनसेशन होगा, उसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी कुछ समझा रहा हूं तो उसको पहले समझना, अभी नोट मत करना, अभी जो समझाना चाह रहा हूं उसको पहले समझना। बेटा मान लो, कोई नोट नहीं करेगा, बेटा मान लो जो प्रोडक्शन है, इसको मान लो मैं एक्सप्लेन करता हूं ग्रीन पेन से, ठीक है ना। बेटा मान लो जो प्रोडक्शन है ये यहां पे हो रहा है, इसको मान लो मैंने बोला OQ2 प्रोडक्शन। बच्चों कहां प्रोडक्शन OQ2 पे हो रहा है, ठीक है। थोड़ा दूर लिखता हूं मैं इसको, ये लो प्रोडक्शन बच्चों मान लो हो रहा है यहां पे, ये OQ2 पर हो रहा है। अब बताओ OQ2 पर अगर प्रोडक्शन हो तो इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो इतना क्या हो रहा है, इतना हो रहा है मार्जिनल डैमेज, नुकसान इतना हो रहा है, नुकसान इतना सा हो रहा है। और अगर मैं इसको और ऊपर लेके जाऊं, और ऊपर लेके आ गया तो ये देखो, ये मार्जिनल बेनिफिट, ये प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। और आपको पता है मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होता है जी, वो होता है प्रॉफिट। तो इसको मैंने शेड कर दिया इतना, कि इतना क्या हो रहा है जी, यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है कि अगर हम OQ2 तक प्रोडक्शन करें तो हमको दिख पा रहा है क्या, हमको दिख पा रहा है कि नुकसान हो रहा है केवल इतना, इतना सा, जबकि प्रॉफिट हो रहा है इतना सारा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ब्रैड प्रॉफिट कमा रहा है ज्यादा, तो क्या करेगा, इतने सारे प्रॉफिट में से कुछ पेमेंट लीजा को कर देगा और Q2 पे प्रोडक्शन कर लेगा, क्योंकि यहां पे ब्रैड के पास अच्छा खासा पैसा है। मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का अंतर होता है प्रॉफिट। ब्रैड के पास इतना सारा पैसा है तो इतनी पेमेंट तो डैमेज के लिए लीजा को वो कर ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको मैं रब करता हूं। चलो अब हम एक काम करते हैं, अब हम एज्यूम करते हैं क्या कि प्रोडक्शन थोड़ा और आगे तक हो रहा है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि प्रोडक्शन जो है वो यहां तक हो रहा है, ये पॉइंट है, प्रोडक्शन इतना हो रहा है। अब बताओ इतना क्या आ गया, इतना आ गया मार्जिनल डैमेज। जबकि प्रॉफिट निकालूं तो कितना आ गया प्रॉफिट, अगर मैं निकालूं इतना, ये क्या आ गया, ये आ गया ब्रैड का प्रॉफिट। जी कैसे आ गया जी, ब्रैड का प्रॉफिट ऐसे आ गया, ब्रैड का मार्जिनल बेनिफिट, ब्रैड की कॉस्ट, बेनिफिट और कॉस्ट के बीच का अंतर प्रॉफिट, प्रॉफिट इतना सारा, प्रॉफिट इतना सारा, ठीक है। जबकि डैमेज इतना, तो डैमेज कम है प्रॉफिट ज्यादा है, पेमेंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी बार्गेनिंग पॉसिबल है। यहां पे ब्रैड इतने सारे प्रॉफिट में से कुछ पेमेंट करेगा लीजा को और प्रोडक्शन कर लेगा। लेकिन अब सुनना बात को बहुत ही अधिक ध्यान से, अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, अब बात ये हो रही है कि लीजा ने बोला, क्योंकि नदी की मालकिन कौन है, लीजा, नदी की मालकिन कौन है, लीजा। और लीजा बोल रही है कि आप मेरी नदी गंदी नहीं कर सकते। ब्रैड बोल रहा है कि मैडम मैं OQ तक प्रोडक्शन करना चाहता हूं, मुझे OQ तक प्रोडक्शन करने दो। लीजा क्या बोल रही है, नहीं, आप केवल OQ1 तक प्रोडक्शन कर सकते हो, उससे ज्यादा आप नदी गंदी नहीं कर सकते। तो ब्रैड क्या बोलता है, ब्रैड बोलता है मैडम OQ तक प्रोडक्शन करने दो और जो भी आपका नुकसान होगा मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। तो लीजा ने बोला कि देखो अगर आप इतना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करोगे, लीजा ने बोला कि अगर आप इतना एक्स्ट्रा Q1 से इतना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करोगे तो इतना नुकसान होगा मेरा, आप इतने नुकसान की भरपाई कर दो आप मेरे इतने नुकसान की भरपाई कर दो। अगर आप मेरे इतने नुकसान की भरपाई, क्या हो रहा है ये, कि अगर आप मेरे इतने नुकसान की भरपाई कर दोगे तो मैं आपको प्रोडक्शन करने दूंगी। अब जरा मेरी बात को समझना, तो हम अब बात करेंगे Q1 और Q के बीच, Q1 और Q के बीच। एक बताओ Q1 से Q के बीच ब्रैड को प्रॉफिट कितना हो रहा है जी, ब्रैड को केवल CGD प्रॉफिट 5 का हो रहा है। Q1 से Q के बीच ब्रैड को कितना प्रॉफिट हो रहा है, केवल CGD 5 का हो रहा है। जबकि Q1 से Q के बीच लीजा को लॉस कितना होगा, देखा जाए
ये एरिया ज्यादा है, इतना दो दिमाग लगाओ, ये ABFE क्या है, ये एरिया ज्यादा है, जबकि CGD कम है। अगर आपको लास्ट क्लास याद हो, अगर मैं इस लाइन को ऊपर खींच दूं, ये क्या बन जाएगा, H, और आपको पता होगा ABFE CGHD के बराबर है। इट मीन्स ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर है। अब लीजा क्या बोले, लीजा बोल रही है इतनी भरपाई कर दो और प्रोडक्शन कर लो। अब खुद देखो, क्या ब्रैड के पास वास्तव में इतना प्रॉफिट है कि वो लीजा की भरपाई कर दे? नहीं, ब्रैड को केवल और केवल 5 रुपए का इतना प्रॉफिट हो रहा है। ब्रैड को केवल और केवल 5 रुपए का इतना प्रॉफिट हो रहा है, जबकि लीजा को इतना नुकसान होगा। क्या ब्रैड इतने से प्रॉफिट से इतना नुकसान कवर कर पाएगा? जी नहीं कर पाएगा। और जब ब्रैड इतने से CGD 5 रुपए के प्रॉफिट से 10 का नुकसान कवर नहीं कर पाएगा, लीजा क्या बोल रही है, 10 रुपए दो। ब्रैड क्या बोल रहा है, केवल 5 रुपए है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में लीजा बार्गेनिंग करने से मना कर देगी कि नहीं भाई 10 रुपए तो एटलीस्ट दो, नुकसान जितना हो रहा है। ब्रैड क्या बोल रहा है, मैडम केवल 5 रुपए है। लीजा क्या मांग रही है, 10 रुपए। तो ऐसे केस में लीजा मना कर देगी, बार्गेनिंग नहीं हो पाएगी। बार्गेनिंग जब नहीं हो पाएगी तो मजबूरी में ब्रैड को प्रोडक्शन Q1 तक ही करना पड़ेगा, बिकॉज ब्रैड के पास अब और ऑप्शन नहीं है, बिकॉज बार्गेनिंग पॉसिबल नहीं है। बार्गेनिंग पॉसिबल इसलिए नहीं है बिकॉज ब्रैड के पास इतना पैसा नहीं है वो लीजा को कंपनसेट कर सके। तो यहाँ पे बार्गेनिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी, और बार्गेनिंग पॉसिबल ना होने की वजह से प्रोडक्शन Q1 तक ही करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। समझ में आ गया? तो इस वाले केस में भी प्रोडक्शन Q1 तक ही हुआ। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार जो है डायग्राम को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जरा एक बार जो है इसको देखते हैं कि केस नंबर 2, फिशरमैन लीजा के पास क्या है, प्रॉपर्टी राइट। तो यहां पे क्या होगा, बार्गेनिंग प्रोसेस कुछ ऐसा होगा कि ब्रैड को पे करना पड़ेगा लीजा को। ब्रैड बोलेगा मैं लीजा को कंपनसेशन दे दूंगा अगर लीजा मुझे परमिशन दे नदी को पॉल्यूट करने की। लीजा भी एक्सेप्ट हो जाएगी कि ठीक है तुम पॉल्यूशन कर लो, लेकिन तुमको मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी, और वो जो पेमेंट है मेरे डैमेज से ABFE से ज्यादा होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। लीजा क्या बोल रही है, लीजा बोल रही है तुम अगर प्रोडक्शन करोगे मेरे को 10 का नुकसान होगा, अगर तुम मेरे को 10 रुपए से ज्यादा की भरपाई कर दो। हालांकि लीजा मान लो 10 में मान जाएगी, लेकिन लीजा क्या बोल रही है कि तुम मेरे को 10 रुपए से ज्यादा की भरपाई करनी पड़ेगी। 10 का लॉस हो रहा है, एटलीस्ट तुम मुझे 11 रुपए या 12 रुपीज दोगे, तब जाकर मैं तुम्हें रिवर गंदा करने को दूंगी। बाट इज विलिंग टू पे अमाउंट लेस देन हिज गेन। लेकिन बाट को पता है बाट ज्यादा अमाउंट पे नहीं कर पाएगा। बाट केवल CGD केवल 5 रुपए कमा रहा है, और बाट क्या चाहेगा, मैं 5 रुपए से कम ही पे करूं, क्योंकि बाट अगर 5 रुपए कमाएगा और पूरे 5 रुपए ही पे कर देगा लीजा को, तो क्या फायदा हो गया ब्रैड का। तो ब्रैड चाहता है मैं 5 से कम पे करूं, और लीजा चाहती है मेरे को 10 से ज्यादा मिले। तो ऐसे केस में क्या होगा, द हेयर द बार्गेनिंग इज नॉट पॉसिबल। यहां पे जो है ये 2 नहीं आएगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे बार्गेनिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और ऐसे केस में क्या होगा, ब्रैड और लीजा फिर वापस उसी एग्रीमेंट पे आएंगे कि प्रोडक्शन OQ1 पर ही होगा, प्रोडक्शन OQ1 पर ही होगा, प्रोडक्शन आगे बढ़ नहीं सकता बिकॉज बार्गेनिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली निष्कर्ष निकला ये कि प्रॉपर्टी राइट ब्रैड को दे दो या फिर लीजा को दे दो, दोनों ही केस में जो प्रोडक्शन है वो केवल और केवल OQ1 पर ही होगा, सोशली एफिशिएंट लेवल पर ही होगा। और एक्सटर्नलिटीज में भी तो हम यही चाहते हैं कि प्रोडक्शन कहां पे हो, सोशली एफिशिएंट लेवल पर, जहां पे समाज चाहता है। तो यहां पे क्या हो गया, निष्कर्ष निकला ये, चाहे मालिक बनाओ नदी का लीजा को या मालिक बनाओ नदी का ब्रैड को, दोनों ही केस में प्रोडक्शन OQ1 पर होगा, सोशली एफिशिएंट लेवल पे होगा। होपफुली समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब
यहाँ पे डायग्राम पढ़ लिया और उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी पढ़ ली। अब इस कोस थ्योरम में बस दो टॉपिक और बचते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ कोस थ्योरम और दूसरा क्रिटिसिज्म ऑफ कोस थ्योरम। तो अगर बात की जाए कोस थ्योरम को कहां पर अप्लाई करते हैं, तो यहां पे लिखा है सबसे पहला एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। अगर एनवायरमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन के लिए कोस थ्योरम को अप्लाई किया जाता है। यहां पे एग्जांपल दिया गया है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे देशों में सरकार ने क्या करा, प्राइवेट लोगों को नदी का और वाटरवेज का, नदी का, झरनों का, समंदर का मालिक बना दिया। जिससे क्या हो गया, जिससे ओवरफिशिंग अब थोड़ी कम हो गई और तो और वाटर पॉल्यूशन भी कंट्रोल में आया। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कोस थ्योरम यूज कर सकते हैं। दूसरा वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन का मतलब होता है जानवरों को बचाना। तो सेम यहां पे हुआ कि जिम्बाब्वे ने क्या किया, जिम्बाब्वे ने प्रॉपर्टी राइट दे दिए वाइल्ड लाइफ को, मतलब अल्टीमेटली जिम्बाब्वे ने जंगल का मालिक बना दिया। जिम्बाब्वे ने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को जंगल का मालिक बना दिया। देखो पहले क्या था, बात करूं इंग्लैंड की, स्कॉटलैंड की, जिम्बाब्वे की, अगर इन सब के केस में कोई नदी का मालिक ना हो, कोई जंगल का मालिक ना हो, कोई भी वाटरवेज का मालिक ना हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, लोग अपने अकॉर्डिंग यूज करेंगे। और अगर लोग अपने अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, उसको पॉल्यूट करेंगे। स्कॉटलैंड ने, इंग्लैंड ने क्या किया, भाई नदी का किसी को मालिक बना दिया। अब नदी का जैसे ही कोई मालिक बन गया तो अब सामने वाले बंदों को नदी यूज करनी है ना, तो उस मालिक से पूछना पड़ेगा, जिसकी वजह से सामने वाले बंदे नदी कम यूज करेंगे और अगर यूज करेंगे तो उसको पॉल्यूट कम करेंगे। बिकॉज उनको पता है कि अब इस नदी का मालिक है, अगर हमने नदी को मिसयूज किया, एक्सप्लॉइट किया, पॉल्यूट किया तो ये मालिक हमारे लिए एक्शन लेगा। सेम यहाँ पे कि जंगलों को क्या बना दिया, जंगलों का मालिक बना दिया। पहले क्या, जंगल का कोई मालिक नहीं है, जंगल में कोई भी आ रहा है, लकड़ी काट रहा है, जानवर मार रहा है और जा रहा है। अब जंगल का मालिक बना दिया और जंगल का मालिक बनाने से अब बाहर के लोग जंगल में बिना परमिशन के नहीं आएंगे और अगर आएंगे तो बिना परमिशन के कुछ लेके नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है? जिससे क्या हो गया, वाइल्ड लाइफ, जो जंगल में जानवर थे उनका शिकार कम हो गया, उनकी जो मृत्यु थी अब वो कम हो गई। अब लोग, अब जानवर और अधिक जी रहे हैं, उनकी जनसंख्या और बढ़ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे कि जो एलिफेंट है, एलिफेंट की पॉपुलेशन 40,000 से बढ़कर 68,000 हो गई। बिकॉज अब उन जंगलों का मालिक बना दिया गया है, उसका प्रॉपर्टी राइट असाइन कर दिया गया है और अब जंगल में कोई अपनी मनमानी कर नहीं सकता। तो इस प्रकार की जगहों पर कोस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। लेकिन कोस थ्योरम की कुछ बुराइयां भी है, कुछ क्रिटिसिज्म भी है। वो क्या है, सबसे पहला, कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर प्रॉपर्टी राइट को हम तरीके से या बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से असाइन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे एयर, क्या आप किसी को हवा का मालिक बना सकते हो? जी नहीं। आप एक बार को नदी का मालिक बना दोगे, जमीन का मालिक बना दोगे, जंगल का मालिक बना दोगे, क्या एयर के केस में प्रॉपर्टी राइट असाइन कर पाना पॉसिबल है? जी नहीं। एयर के केस में प्रॉपर्टी राइट असाइन कर पाने पॉसिबल नहीं है। तो एयर पॉल्यूशन के रोकने के लिए या उसे कम करने के लिए हम कोस थ्योरम का यूज नहीं कर सकते। क्या लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पे जो एयर पॉल्यूशन है तो वहां पे दो प्रॉब्लम सामने आती है। सबसे पहला, एयर पॉल्यूशन में हम प्रॉपर्टी राइट को डिफाइन नहीं कर सकते और दूसरा, एयर पॉल्यूशन के बहुत सारे सोर्सेस हैं और आप उन सोर्सेस को नहीं रोक सकते। एयर पॉल्यूशन के सोर्स क्या है, पटाखे जलना, गाड़ियां चलना, ठीक है, आग लग जाना, ये सब क्या है, एयर पॉल्यूशन के सोर्स। सिगरेट पीना, क्या आप सबको बंद कर दोगे कि गाड़ी मत चलाओ, पटाखे मत जलाओ, सिगरेट मत पियो, चिमनी से धुआं मत निकालो? तो इसके सोर्स बहुत सारे हैं। तो आप जो है कुछ चीजों में कोस थ्योरम अप्लाई कर नहीं सकते। तो पहली प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम, कोस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि उस एक्सटर्नलिटी से मनी के टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में नुकसान कितना हुआ। जब तक मॉनेटरी टर्म्स में हम नुकसान नहीं पता लगा पाएंगे
तब तक हम कोस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो वही बोलता है टू गेट रिड ऑफ पॉल्यूशन एक्सटर्नलिटी यू वुड हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम, कि अगर हमको प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि उस पॉल्यूशन से मॉनेटरी इंप्लीकेशन, पैसों का कितना नुकसान हुआ, उस प्रॉब्लम को किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, और फिर हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, हम एक एग्रीमेंट बनाएंगे, और जिसे करने में काफी सारा टाइम और मनी इन्वॉल्व होगा। तो अल्टीमेटली ये बोल रहा है कोस थ्योरम को अगर हम अप्लाई कर भी लेते हैं तो अप्लाई करने में बहुत सारा पैसा और टाइम इन्वॉल्व होता है, और कभी कभी तो कुछ चीज ऐसी होती है जहां पर पैसा भी लगाया और टाइम भी लगाया, लेकिन तब भी हम उस प्रॉब्लम को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाए, बिकॉज बहुत सारी चीजों को मॉनेटरी टर्म्स में, पॉल्यूशन को मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर पाना इतना आसान नहीं होता। मार्जिनल डैमेज को मॉनेटरी टर्म्स में कि कितना डैमेज हुआ उसको रुपए में निकाल पाना इतना आसान, इतना पॉसिबल नहीं होता। तो ये क्या थी, ये कोस थ्योरम की कुछ कमियां थी, कुछ क्रिटिसिज्म थे, समझ में आ गया। तो यहां पर कोस थ्योरम पूरा हो गया। तो पेपर में अगर कोस थ्योरम पूछे तो ये दोनों पॉइंट भी लिख के आने हैं और अपना डायग्राम भी पूरा एक्सप्लेन करना है, और इसी के साथ साथ आपको एजम्पशन भी लिखनी है, और तो और इसी का आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना है। तो होपफुली कोस थ्योरम क्या है समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।